जब वह सुबह जागे तो उसके घर के आसपास मातम का माहौल था। माँ, ये रोहित के घर पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? खासा लड़का था, पता नहीं किसने उसकी हत्या कर दी। ये बात सुनकर मोहिनी को ऐसा धक्का लगा, शायद वो भी रोहित से प्यार कर बैठी थी, लेकिन उसने अपने आप को काबू किया। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। मोहिनी रोज की तरह गांव के बड़े घरों में काम करने के लिए चली गई। तभी वो कच्चे रास्ते के करीब ही पहुंची थी, तभी उसको वही सांस लेने की आवाज सुनाई दी जो उसे परेशान कर रही थी। अभी दिन निकला हुआ था तो उसने हिम्मत करके उसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। मोहिनी, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। वो वहाँ से भाग निकली। उसके बाद वो घर में पहुंची, जहाँ आज सिर्फ घर का मालिक वीरेंद्र बैठा था। वीरेंद्र मोहिनी को बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन फिर भी मोहिनी किचन में जाकर अपने काम में लग गई थी कि तभी वीरेंद्र भी वहां आ गया। अरे मोहिनी, ये काम बाद में करना, पहले मेरे कमरे की सफाई कर दो। मैं आपके कमरे की सफाई तभी करूंगी जब मालकिन घर पर होंगी। फिलहाल मुझे किचन का काम करने दीजिए। यह सुनकर वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ज्यादा बोल क्यों रही हो? मेरे कमरे में जाने का मौका मिल रहा है तो नाटक दिखा रही हो। बेवकूफ, तुझे माला माल कर दूंगा। यह सुनकर मोहिनी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और वहां से बाहर निकल गई। कमीना इंसान, इस घर में कभी काम करने नहीं आऊंगी। ये सोचकर वो दूसरे घर में काम करने चली गई और इसी तरह से घर घर गांव काम करके दोपहर हो गई और वो अपने घर पहुंच गई। उसी रात करीब 11 बजे मोहिनी को वही सांस लेने की आवाज आने लगी। आज उसका दिमाग बहुत खराब था, इसीलिए वो तेजी से घर निकली और अपने घर के पीछे उसी मैदान में पहुंच गई। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तभी झाड़ियां अपने आप हिलने लगी और सामने से एक आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर मोहिनी डर गई और उसकी आंखें खुली रह गई। उसके हाथ और पैर के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और दांत भी। उसका पूरा शरीर लाल था। वो इंसान और जान दोनों में मिला हुआ था। वो तेजी से मोहिनी की तरफ बढ़ रहा और उसको उसके गले लग गया और मोहिनी बहुत डरी हुई थी और इसी बात से वो बेहोश हो गई। इस वक्त वीरेंद्र अपने घर पर बैठा शराब पी रहा था और तभी उसका दरवाज़ा खुल गया। उसने देखा नीली साड़ी पहने हुए मोहिनी उसकी तरफ आ रही है। मोहिनी, मैंने घर जाकर आपके प्रस्ताव के बारे में सोचा तो ये हल निकला कि मैं आपके साथ कुछ पल बिताकर मुझे कुछ फायदा हो सकता है। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये सुनकर वीरेंद्र बहुत खुश हो गया और उसने ऊपर से नीचे तक मोहिनी को देखा। वो मुड़कर बाहर की तरफ जाने लगी। वीरेंद्र भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोहिनी तेज कदमों बढ़ा रही थी और वीरेंद्र भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। आखिरकार वो उसी कच्चे रास्ते पर पहुंची। मोहिनी, यहाँ कहाँ जा रही हो? ये मौत का रास्ता है। अगर मेरा प्यार पाना चाहते हो तो यही ठीक रास्ता है, यहाँ कोई नहीं आएगा। वीरेंद्र भी उसके पीछे हो लिया। मोहिनी एक जगह पर रुक गई और उसको हाथ के इशारे से बुलाने लगी। वीरेंद्र भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। वीरेंद्र ने जैसे ही हंसने की आवाज़ सुनी वैसे ही वो चौंक गया कि तभी अचानक उसके सामने ब्रह्मदैत्य आकर खड़ा हो गया। उसको देखकर वहाँ बहुत घबरा गया। वो भागने को पलटा, उससे पहले ही ब्रह्मदैत्य उस पर कूद पड़ा और उसका कंधा चीरकर उसका मांस चबाने लगा। उसकी तेज चीख सुनकर मोहिनी के ऊपर का सम्मोहन टूट गया और वो अपने होश में आ गई। सामने ब्रह्मदैत्य और वीरेंद्र की लाश को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुमको जो भी पाने की
कोशिश करेगा उसका मैं यही हाल करूँगा। मोहिनी तुम सिर्फ मेरी हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँची, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसने आज भी अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और वो जाकर अपने बेड पर लेट गई। उस हादसे की यादें उसे सोने नहीं दे रही थी और वो सुबह उठते ही वह बड़े मंदिर में गई और वहाँ के पंडित जी से मिली। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कहो बेटी क्या समस्या है। मोहिनी ने शुरुआत से लास्ट तक की सारी बात बाबा को बता दिया। ये सुनकर अपने राज से पर्दा हटाया। वो रास्ता बहुत सालों से श्रापित है। ये सुनकर मोहिनी घबरा गई और उसने पंडित जी से साफ साफ बताने को कहा। कुछ सालों पहले यहाँ राजा विक्रम राज किया करते थे। उन्होंने अपने महल के पास एक आश्रम बना रखा था जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। 17 साल का हो जाने पर हर ब्राह्मण बच्चे को एक उपनयन करना होता था। माना जाता है उपनयन होने के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वो ब्रह्मदैत बन जाता था। एक दिन यही घटना आश्रम में घटी। एक लड़का उपनयन होने के ठीक 5 दिन बाद मर गया और वो ब्रह्मदैत बन गया और राज्य की सारी लड़कियों को उठाने लगा। लेकिन महाराजा ने कुछ पंडितों को बुलाकर उसे उस कच्चे रास्ते पर ही बंद कर दिया, जिससे कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अगर कोई उस रास्ते पर तो जाता तो उसे मार देता और अगर वहाँ पर कोई लड़की चली जाए तो वो उसे मारता नहीं था और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद वो उसे छोड़ देता था। ये सुनकर मोहिनी को एक झटका सा लगा। अब उसके साथ वही घटना थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। इसका मतलब कि मेरे पीछे वही ब्रह्मदैत। लेकिन आपने कहा कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे सब जगह होता है, खासकर मेरे घर के सामने वाली खिड़की पर। इसका मतलब तुम अपनी कोई चीज़ वहाँ पर छोड़ आई हो, जिसकी वजह से वो तुम्हारी चारों तरफ को खुद कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन कभी कभी तुमको सम्मोहित भी कर सकता है। लेकिन मैं वहाँ क्या छोड़ कर आई हूँ, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं है। मोहिनी ने अपने हाथों को गौर से देखा तो पाया कि उसके दाएं हाथ का कड़ा गायब है। मेरा कड़ा वहीं गिर गया होगा। इसका मतलब रोहित की मौत भी इसी वजह से हुई है। जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा ब्रह्मदैत उसे नहीं छोड़ेगा। अब बताइए उससे कैसे बचा जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की जान जाए। तुम उस कच्चे रास्ते पर जाकर उस कड़े को उस रास्ते से बाहर लाना है और उसके बाद उसको अग्नि में विराजित करना है, तभी तुम उस ब्रह्मदैत के साए से मुक्त हो पाओगी। लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी तो कैसे? जरूर वहाँ जाओ, उसकी मौजूदगी में मैं कैसे ये काम करूँगी? तुमने अभी तक अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। तुम्हें अपने घर वालों को बता देना चाहिए था। इसीलिए इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ घर वाले ही काम आते हैं। फिर वो अपने घर चली गई। माँ और मेघना, मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है। और फिर मोहिनी ने अपने उनको सब कुछ बता दिया। रात के ठीक 11 बजे वो उसी रास्ते पर चली गई और वो हिम्मत करके उस रास्ते पर पहुंच गई। जैसे ही उसको ब्रह्मदैत के सांस लेने की आवाज़ आने लगी तो वो अजीब तरह से घबराने लगी। हम आपके पास आ गए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, सामने आइए। मोहिनी तुमको तो सिर्फ आना ही था, तुमको तो आना ही था। ऐसा कहकर वो मोहिनी के सामने आ गया। मोहिनी उसको देखकर डर गई और ब्रह्मदैत उसको गले लगा लिया। उसका शरीर बहुत ठंडा था। दूसरी तरफ मेघना भी उसी रास्ते पर आ गई थी। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसके जरिए वो कड़ा ढूंढ रही थी। कड़ा यहाँ तो सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, कहाँ ढूंढूं अब? तभी उसको वो कड़ा दिख गया। शुक्र है कड़ा मिल गया। उसने जैसे ही उस कड़े को उठाया ब्रह्मदैत अलग हो गया। क्या हुआ? आप हमसे अलग क्यों हो गए? ब्रह्मदैत वहाँ से भागा। उसको मेघना कड़ा लिए दिखाई दिया।
रुको जाओ। वहीं पर मेघना ने जैसे ही उसका भयानक रूप देखा वो बहुत डर गई। मेघना भागो वहां से। आपकी बात सुनकर मेघना भागने लगी। अब ब्रह्मदैत्य को समझ आ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। कड़े को बचाने के लिए जा रहा था। मेघना भी उसका पीछा करने लगी। मेघना अब उस रास्ते से बाहर आ गई थी जहां उसकी माँ आग जलाए बैठी थी। मोहिनी भी भागकर बाहर पहुंची। ब्रह्मदैत्य ने उसका पीछा किया लेकिन अब वो उस रास्ते की सरहद को पार नहीं कर सकता था। अब तुम इस रास्ते से बाहर कभी नहीं आ पाओगे। रही बात तेरे साये की तो उसे भी मैं खत्म कर दे। इतना कहकर मोहिनी ने मेघना से कड़ा लिया और उसको अग्नि में डाल दिया। ब्रह्मदैत्य चिल्लाता हुआ उस रास्ते के अंदर चला गया और फिर वो तीनों अपने घर चले गए।